नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आलोक त्रिपाठी। आज बहू की विदा पाठ के संदर्भ में आपके पास मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो बहू की विदा पाठ मुख्य रूप से दहेज पर आधारित है। दहेज की समस्या पहले भी थी, अब भी काफ़ी जगहों में विद्यमान है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं बहू की विदा पाठ। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तकें ले लीजिए और तैयार हो जाइए बहू की विदा पाठ पढ़ने के लिए। तो बहू की विदा पाठ में एकांकीकार हैं विनोद रस्तोगी। एकांकीकार का परिचय। विनोद रस्तोगी का जन्म सन 1923 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के शमशाबाद नामक गांव में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद में तथा स्नातक स्तर की शिक्षा कानपुर में हुई। हिंदी विषय में एमए के बाद रस्तोगी जी आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में नाट्य निर्देशक के पद पर कार्य करने लगे। आपने नाट्य साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। अब तक आपके 8 उपन्यास तथा 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अनेक रचनाएं पुरस्कृत की जा चुकी हैं। नए हाथ, आजादी के बाद बर्फ की मीनार, गोपा का दान, दरारें, रुपया, रूप और रोटी, भगीरथ के बेटे आपकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। आपकी रचनाओं में जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ है। आधुनिक जीवन की मानसिक कुंठाओं को उन्होंने अपने एकांकियों में स्थान दिया है। तो पात्र परिचय। जीवनलाल एक धनी व्यापारी, अवस्था 50 वर्ष, राजेश्वरी जीवनलाल की पत्नी, अवस्था 46 वर्ष। रमेश जीवनलाल का पुत्र, अवस्था 22 वर्ष। कमला रमेश की पत्नी, अवस्था 19 वर्ष। प्रमोद कमला का भाई, अवस्था 23 वर्ष। अवस्था शब्द का अर्थ है आयु, एज। तो देखिए किस प्रकार से मंच सजा हुआ है। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। चलिए पृष्ठ संख्या 18। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट पहनी है। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। प्रमोद, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया है। लिया। प्रमोद, हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल, जानता हूं। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। प्रमोद, यह जानकर भी? जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूं, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो मां का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूं।
अगर मां बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी मां से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद जी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। और तुम, उत्तेजित स्वर में, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? प्रमोद, यह आप क्या कह रहे हैं? जीवनलाल, ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा? आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से तिलमिलाकर, बाबूजी बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश में, तुम मेरी बराबरी करोगे? हं, बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कलाई पर बंधी घड़ी देखकर, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहां बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी मां के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग से, जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूं? जीवनलाल, जरूर। और हां, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की मां, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला है या नहीं। द्वार की तरफ बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है।
हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। प्रमोद भारी स्वर में, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। प्रमोद, अच्छी तरह तो हो? कमला सिसकने लगती है। प्रमोद आर्द्र स्वर में, पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूं रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहां कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई, भैया क्या? प्रमोद, घबराओ मत, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊंगा। कमला, मरहम? प्रमोद, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपए। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। प्रमोद, तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। कमला व्याकुलता पूर्ण आग्रह से, मेरी विदा के लिए घर ना बेचना भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। प्रमोद, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ मां के घर बिताओ? कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहां तक ठीक है? साल 2 साल में बिमला का ब्याह भी आपको करना है, आवेश में आकर। प्रमोद, लेकिन तुम? कमला, मेरी चिंता आप न करें, सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। प्रमोद, कमला। कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हुए, हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश, गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी दूसरे काउच पर बैठती हुई, बैठे रहो तुम लोग हंसकर, क्या बातें हो रही हैं भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम, बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद, जी जी जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो। राजेश्वरी बीच में ही, मां से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूं, इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। प्रमोद, जी जी आप। राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती हुई, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं?
चुप क्यों हो? बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में। 5,000। राजेश्वरी, बस। मैं देती हूं तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना, यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूं। प्रमोद उठकर, ठहरिए मां जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूं। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते ना हो, विदा ना हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं मां हूं, मां के दिल को समझती हूं। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूं, उसी तरह तुम्हारी मां भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर मां जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी, कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी, तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहां खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जब देखो तब बेढंगी बातें। जीवनलाल, यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने?